हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट टैक्सेशन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जो कि दिसंबर 22 का टर्म रिसेंटली जनवरी 23 में कंडक्ट किया गया था। और ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन सब्जेक्ट है ये आपका CMA इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के अंदर है। और ये सब्जेक्ट वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और इसमें वन कैन इजीली गेट 60+ मार्क अगर थोड़ा सा भी एफर्ट लगाकर अच्छे से पढ़ाई किया करेगा स्मार्टली, देन वन कैन इजीली गेट 60+ मार्क्स एंड कैन गेट एग्जामिशन, राइट। और ये जो डायरेक्ट टैक्सेशन क्वेश्चन पेपर आया था दिसंबर 22 के अंदर, ये बहुत इजी क्वेश्चन आया था, एक्सेप्ट फ्यू क्वेश्चंस जो ऐसे हैं कि जहाँ पर डिफ़िकल्ट लेवल थोड़ा बहुत हाई था, और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आर वेरी गुड and one can easily get out of 100 marks, one can easily get 60+ marks out of 100 marks, right? So let's discuss all the important questions. So first, number 1, question number A, choose the most appropriate answer, right? So question number 1I, Sri Ram, born on 1st April 1962, has income of rupees 7,50,000 for the assessment year 22-23. He has opted for section 115 BAC. Then how much is his income tax liability including cess? Right. तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो सेक्शन 115 BAC है ये न्यूली एडेड हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, फाइनेंस एक्ट 2020 में, राइट। गिविंग इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन द ओल्ड रेगुलर टैक्स रेट एंड न्यू कंसेशनल टैक्स रेट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द लीगल रिक्वायरमेंट फॉर एग्जेम्पशंस, राइट। और ये जो 115 BAC सेक्शन है, यहाँ पर जितना 2,50,000 इनकम इंक्रीज होगा वहाँ पर तुमको 5% के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। बोले तो फर्स्ट 2,50,000 विल ऑलवेज बी 0, एंड देन नेक्स्ट 2,50,000 to 5,00,000 5%, देन 5,00,000 to 7.50 7,50,000 10%। तो जितना 2,50,000 इंक्रीज होगा उतना 5% टैक्स रेट इंक्रीज होता जाएगा, राइट। तो अकॉर्डिंगली वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो श्रीराम बॉर्न ऑन 1st April 1962, जिसका इनकम था 7,50,000, राइट, फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। तो ही हैज़ ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115 BAC। तो यहाँ पर 2,50,000 तक नील रहेगा और 2,50,000 to 5,00,000 10%। तो अप टू 5,00,000 तक हमारा आ जाएगा कितना, अप टू 5,00,000 तक हमारा आ जाएगा 12,500 12,500, है कि नहीं? कैसे देखो, 2,50,000 नील, तो रिमेनिंग जो 5,00,000 का माइनस 2,50,000 इंटू 5%, ये आ गया 12,500। और 5,00,000 to 7,50,000 मतलब जो रिमेनिंग 2,00,000, देन रिमेनिंग 2,50,000 का कितना आएगा, 2,50,000 का 10% मतलब 25,000, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12,500 प्लस 25,000, ये कितना हो जाएगा 37,500, राइट, 37,500। और इंक्लूडिंग सेस दिया गया है, तो इसमें सेस 4% ऐड किया जाएगा, 4% ऐड होगा, तो 37,500 इंटू 4%, दैट इज 1,500।
तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर 37,500 प्लस 1,500 39,000, राइट। तो चॉइस नंबर ए इज द राइट आंसर, 39,000। वेरी इजी क्वेश्चन था। देन कम्स टू सेकेंड क्वेश्चन। गुप्ता, जिसका एज था 56, ए सैलरीड एम्प्लॉय हैज इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूटेड ₹4 lakh and short term capital gain from sale of listed computed 1,50,000. Now what is the tax liability, right? What is the tax liability? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। हमको पता है कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है लिस्टेड शेयर के अंदर, वहाँ पर 15% मिल जाता है टैक्स, राइट। और बाकी हमको जो सैलरी इनकम का स्लैब रेट तो पता है, तो पहले हम लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के हिसाब से कैलकुलेट कर देंगे। 1,50,000 इंटू 15% कितना हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 15%, ये हो जाएगा 22,500, राइट। 22,500। नाउ सैलरीड एम्प्लॉय, तो सैलरी कितना मिला है? 4 लाख। तो अप टू 2,50,000 हमारा नील है, हमको पता है। तो 4 लाख माइनस 2,50,000 और इसका 5%, इसका 5% हमको कैलकुलेट करना है। तो 4 लाख माइनस 2,50,000, ये कितना हो रहा है? 1,50,000। 1,50,000 इंटू 5%, ये कितना हो रहा है? 7,500, है कि नहीं? तो ये कितना हो गया? 22,500 प्लस 7,500, ये हो गया तुम्हारा 30,000। और इसके साथ साथ हम लोग ऐड कर देंगे सेस, जो कि 4%। सेस 4% कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 4% सेस 1,200, ये कितना हो गया? 31,200। 22,500 था शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 1,50,000 के ऊपर 15% से, और बाकी जो सैलरी का कैलकुलेशन है वो है 4 लाख माइनस 2,50,000। वो इसलिए कि 2,50,000 तक नील है, तो 4 लाख से 2,50,000 माइनस कर दिए, और रिमेनिंग इनकम का 5% वो हो जाएगा 7,500। तो ये हो गया तुम्हारा 22,500 प्लस 7,500, दैट इज़ 30,000, और इसका 4% से तो ये हो गया 1,200। तो आंसर आ गया हमारा 31,200। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, राइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नाउ कम्स टू नेक्स्ट important क्वेश्चन। श्री अंबालाल हैज इनकम ऑफ ₹350 lakh, sorry. It includes income from business 3 crore, 3 crore business income and rental income 50 lakh. ठीक है। Then how much is the rate of surcharge applicable for the assessment year 22-23? How much rate of surcharge applicable for the assessment year 22-23? तो सरचार्ज का रेट हम लोगों को पता है कि अप टू 50 लाख के क्या होता है? नील होता है, राइट। तो देन 50 लाख से 1 करोड़ तक कितना है? 10%, है कि नहीं? और अगेन 1 करोड़ टू 2 करोड़ कितना है कि नहीं? देन 2 करोड़ टू 5 करोड़ कितना है? 25%, राइट। तो यहाँ 350 लाख मतलब 3 करोड़ 50 लाख, राइट। तो ये आपका कौन सा स्लैब में आ रहा है?
2 करोड़ से 5 करोड़ तक, तो वहाँ पर सरचार्ज मिलेगा 25%। तो राइट आंसर हो जाएगा चॉइस नंबर सी, 25%। राइट, वेरी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एकनाथ प्राइवेट लिमिटेड engaged in manufacturing activity for the assessment year 22-23. Its income is rupees 50 lakh. It is eligible and has opted for section 115 BAA. Then how much is the income tax payable by Eknath Private Limited for the assessment year 22-23? Again ये अमेंडमेंट वाला क्वेश्चन है। तो सेक्शन 115 BAA ये भी रिसेंटली एडेड हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। 115 BAA ये इंटरमीडिएट के सब्जेक्ट के अंदर कुछ सब्जेक्ट के अंदर इतना कुछ दिया गया नहीं है, ये फाइनल के अंदर बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन किया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है। तो ये जो है ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अमेंडेड हुआ है, और व्हिच गिवन दैट जो डोमेस्टिक कंपनी होते हैं विथ ए लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट, विथ ए लोअर कॉर्पोरेट टैक्स रेट, और डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस हैव द ऑप्शन ऑफ पेइंग टैक्स एट ए रेट ऑफ 22%। कितना? डोमेस्टिक कंपनी रेट ऑफ टैक्स कितना? 22%। 22% है रेट ऑफ टैक्स, और इसके साथ साथ 10% का सरचार्ज भी लगेगा, सरचार्ज, और इसके साथ साथ सेस लगेगा 4%। राइट, ये एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अमेंडेड हुआ है सेक्शन 115 BAA के अंदर। राइट, सो नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट। तो यहाँ पर इनकम कितना है? 50 लाख। तो 50 लाख का 22% टैक्स रेट कितना हो रहा है? 50, 1 2 3 4 5, 50 लाख। राइट, इंटू 22% कितना हो रहा है? 11 लाख। राइट, ये हो रहा है 11 लाख। राइट, 22% के हिसाब से 11 लाख 22% के हिसाब से 11 लाख 22%। देन उसके बाद सरचार्ज 10%, इसके ऊपर टैक्स के ऊपर सरचार्ज कैलकुलेट होगा। 11 लाख हुआ ना, 1 2 3 4 5, 11 1 2 3 4 5, 11 लाख। राइट, तो 11 लाख इंटू 10% का सरचार्ज है कितना? 1,10,000। 1,10,000, तो ये कितना हो जाएगा? 12,10,000। राइट, 12,10,000, और यहाँ पर 4% का सेस भी तो ऐड होगा। 4% का सेस भी तो ऐड होगा ना कंपल्सरीली। तो 12,10,000 इंटू 4% कितना हो रहा है? 48,400। राइट, तो कितना हो जाएगा? 12,10,000 प्लस ये हो जाएगा 48,400। कितना आ गया? 12,58,400। तो ये कौन सा राइट आंसर है? तो चॉइस नंबर ए, चॉइस नंबर ए इज द राइट आंसर, 12,58,400। राइट, तो डोमेस्टिक कंपनी के लिए सेक्शन 115 BAA के अंदर रेट ऑफ टैक्स दिया गया है 22%, और इसके साथ साथ 10% का सरचार्ज एप्लीकेबल है, और इसके साथ साथ 4% सेस भी एप्लीकेबल है। तो राइट आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंगली 12,58,400। राइट, तो सेक्शन जो नया सेक्शन अमेंडमेंट हुआ है वो सब अच्छे से पढ़ना चाहिए, और इसमें एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आलोक एंड कंपनी
आलोक एंड कंपनी इज एंगेज्ड इन ट्रेड ऑफ गारमेंट जहां की इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन टेकन फ्रॉम SBI ड्यू फॉर द ईयर 21-22 राइट टू 5,20,000. Then it paid rupees 2,50,000 towards interest on term loan up to 31st March 2022. Right. So out of the balance of rupees 1,10,000 was paid before the due date for filing the income tax return specified in section 139 subsection 1. 139 subsection 1 कहता है कि voluntary and mandatory filing of return before due date. Voluntary and mandatory filing of return within due date. Right. So remaining amount was outstanding even after the due date for filing the income tax return specified in section 139 subsection 1. Then how much of interest is calculated? मतलब how much of interest will be allowed for the assessment year 22-23. तो ये भी इजी क्वेश्चन है. तो हम लोग प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम पीजीबीपी के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि इंटरेस्ट अगर तुम्हारा ड्यू डेट के अंदर अगर पे हुआ है राइट फाइनेंशियल ईयर के अंदर और मैक्सिमम ड्यू डेट के अंदर फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगर लोन रीपे हुआ है देन ऑल द रिपेमेंट विल बी अलाउड फॉर एग्जेम्पशन राइट जो कि इनकम से माइनस हो सकता है. एक्सपेंसेस अलाउबल है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो ये इधर कितना है 5,20,000 था टर्म लोन राइट. तो 2,50,000 इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन पे किया गया है. 2,50,000 बिफोर ड्यू डेट 31st मार्च बिफोर अप टू 31st मार्च तक कितना दिया गया है 2,50,000. ठीक है भाई ये तो अलाउ हो जाएगा इजीली अलाउ हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर है. देन आउट ऑफ द बैलेंस अमाउंट ऑफ रुपीज 1,10,000 वाज पेड बिफोर द ड्यू डेट. तो ये ड्यू डेट के अंदर दिया गया है पेड किया गया है. तो बिफोर ITR राइट. तो ये कितना हो गया 2,50,000 प्लस 1,10,000 3,60,000 राइट. तो ये एंटायर अमाउंट है ये सब अलाउबल हो जाएगा इनकम टैक्स एक्ट के अंदर. ये सब अलाउबल हो जाएगा. तो राइट आंसर हो जाएगा चॉइस नंबर बी 3,60,000 राइट. कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर. सिर्फ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि वो बोल रहा है कि 5,20,000 का लोन था और उसमें इंटरेस्ट 2,50,000 पे किया गया है 31 मार्च 2022 तक और बाकी रिमेनिंग 1,10,000 पे किया गया है ड्यू डेट के अंदर इनकम टैक्स फाइलिंग के ड्यू डेट के अंदर. तो कितना इंटरेस्ट अलाउबल हो जाएगा आज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो इसका राइट आंसर है 3,60,000. 2,50,000 प्लस 1,10,000 एंटायर अमाउंट विल बी अलाउबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो वेरी इजी क्वेश्चन था. नाउ कम्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Miss Mala is employed in X company limited. She wants interest-free loan from the employer to meet some personal expenses. Then how much of loan from the employer will be free from computation of interest on such loan being taxed as perquisite? Right? तो ये भी हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि यहाँ पर जो मैक्सिमम लोन मिल जाएगा एम्प्लॉयर से जो कि टैक्स फ्री है वो हो जाएगा 20,000 राइट. तो राइट आंसर हो जाएगा 20,000. इसमें कुछ भी नहीं था. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. Sangma has tea estate in Assam. His income from growing and manufacturing of tea from the year ended 31st March 22 was rupees 10 lakh. Then how much of such income is agricultural income? Right. वेरी सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन. तो हम लोगों को पता है एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर कि ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी है तो वहाँ पर 60
60% और 40% का क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है। क्या 60% 40%? 60% होता है तुम्हारा एग्रीकल्चरल इनकम, राइट, और 40% होता है नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। 60% एग्रीकल्चरल इनकम और 40% नॉन एग्रीकल्चरल इनकम इन केस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी। तो अकॉर्डिंगली 10 लाख इनकम है, तो इसमें एग्रीकल्चरल इनकम हो जाएगा 10 लाख इंटू 60%, दैट इज 6 लाख। 6 लाख, वेरी सिंपल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। राइट, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर रामेशन received rupees 1 lakh as lifetime achiever award for rendering medical service from a social club. Then how much of such award is taxable as income? तो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मतलब डाउट है। डाउट क्या? इधर लिखा गया है कि 1 लाख रिसीव्ड बाय डॉक्टर रामेशन एज ए लाइफ टाइम अचीवर अवार्ड फॉर रेंडरिंग मेडिकल सर्विस। किसको? ए सोशल क्लब, राइट। सोशल क्लब को मतलब मेडिकल सर्विस रेंडर किया गया है रामेश्वरन के द्वारा, तो वहाँ पर 1 लाख का लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है डॉक्टर रामेश्वरन जी को। तो वो क्या अवार्ड जो है वो टैक्सेबल हो जाएगा आज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहाँ पर सोशल क्लब whether registered under central government or not given in question. So we assume that social club is not registered under income tax act 1961। अगर हम लोग ये अज्यूम करेंगे कि सोशल क्लब एक जनरल क्लब है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, देन इन दैट केस इट विल बी फुली टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, देन इन दैट केस ये नील हो जाता, जो कि ऑप्शन बी होता, नील एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017A। नील एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 1017A। अगर कोई ऑप्शन बी को चूज भी किया है तो अगर वो एज्यूम्शन लेकर चलेगा कि सोशल क्लब इज रजिस्टर्ड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। अगर इफ एज्यूम्ड लिखेगा तो फिर मार्क मिलेगा, अदरवाइज राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ₹1 लाख फुली टैक्सेबल। वो इसलिए कि यहाँ पर दिया गया है सोशल क्लब, तो सोशल क्लब मतलब रजिस्टर्ड हो सकते हैं और ऑन रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं। तो अगर रजिस्टर्ड होता सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या फिर स्पेसिफिक गवर्नमेंट के द्वारा, देन इट विल बी एडेड, मतलब क्वेश्चन में देना चाहिए था। तो इधर कुछ भी नहीं है, मतलब वी अज्यूम दैट इट इज नॉट ए रजिस्टर्ड सोशल क्लब। सो इन दैट केस द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 लाख फुली टैक्सेबल, राइट। नाउ कम्स टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Mr. A let out a property from a monthly rent of 30,000 during the whole of the financial year 21-22. He paid municipal tax of rupees 60,000 in December 21 for the financial year 1920, 2021 and 21-22 being 20,000 per annum. Then how much is the income under the head house property taxable in the hands of Mr. A? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत ट्रिकी है। लेट्स सी, 30,000 मंथली रेंट, तो ये कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू 12, 3,60,000। ओके, देन ही पेड म्युनिसिपल टैक्स 60,000 इन दिसंबर 21, राइट। तो म्युनिसिपल टैक्स दिया गया है कितना? 60,000, तो ये लेस हो जाएगा म्युनिसिपल टैक्स, राइट। तो आ जाएगा कितना? ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV 3 लाख, राइट। तो उसके बाद ओके, सो वो बोल रहा है कि तो उसमें 1920, 2021 हिसाब से 20,000 पर annum हो रहा है। ठीक है भाई, कोई कुछ भी नहीं करने का, हम लोग को ऑलरेडी ऐड हुआ है 60,000 के अंदर, राइट। तो
म्यूनिसिपल टैक्स आ गया 60,000 माइनस कर दिया, अब आया 3 लाख। 3 लाख का स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% पे अप्लाई होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन, राइट, सेक्शन 24A के अंदर 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिल जाएगा इधर। तो 3 लाख का 30% कितना हो रहा है, 3 लाख का इंटू 30% कितना हो रहा है 90,000, ये माइनस हो जाएगा। तो बाकी जो रहेगा वो होगा टैक्सेबल इनकम अंडर हाउस प्रॉपर्टी। तो 3 लाख माइनस 90,000 ये हो जाएगा 2,10,000। सो अकॉर्डिंगली राइट आंसर विल बी चॉइस नंबर सी, 2,10,000। ओके, सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। Now, next important question. Ranjit, age 50, has income by way of lottery, winning 25 लाख, 25 लाख लॉटरी से इनकम हुआ है, and loss under the head house property of rupees 1,50,000. Now, how much is the net tax liability for the assessment year 22-23? तो हमको पता है कि अगर इनकम जो हुआ है बाय वे ऑफ लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी, अगर कुछ इनकम हुआ है तो वो वहाँ पर कोई मतलब सेटअप नहीं हो पाएगा, वो इनकम से और कोई लॉस का इनकम, कोई अदर सोर्स ऑफ लॉस सेटअप नहीं हो पाएगा, ये हमको अच्छे से पता है। तो यहाँ पर 25 लाख का 30% हमको पता है कि एप्लीकेबल होता है टैक्स रेट इफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, राइट। तो यहाँ पर ये सेटअप नहीं होगा 1,50,000, तो डायरेक्टली 25 लाख के ऊपर एप्लीकेबल होगा 30% का टैक्स रेट, राइट। तो 25 लाख का कितना हो रहा है 25 लाख इंटू 30%, ये कितना हो रहा है 7,50,000, राइट। तो 7,50,000, उसके साथ साथ 4% का सेस भी तो ऐड होगा ना, तो इसमें सेस ऐड होगा 4%, तो सेस कितना होगा 7,50,000 इंटू 4%, दैट इज 30,000, है कि नहीं। तो ये कितना हो जाएगा 7,50,000 प्लस 30,000, 7,80,000। वेरी वेरी इजी, सुपर इजी। आपको सिर्फ प्रोविजन पता होना चाहिए बस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7,80,000, राइट। तो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर बी, मैच द फॉलोइंग। तो ये 5 मार्क जो है ये इजीली आ सकता है, इसमें कुछ भी नहीं है। हमको अच्छे से अगर मतलब ऑल प्रोविजन याद है तो फिर ये मतलब 5 मार्क वी कैन अचीव इजीली, राइट, विदाउट एनी additional tension. So let's see. First, given that on absorbed depreciation eligible for carry forward, ये हमको पता है, बार बार हम लोग PGBP के अंदर पढ़े हैं कि on absorbed depreciation eligible for carry forward, that is no time limit। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, नो टाइम लिमिट। नेक्स्ट, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड। तो स्पेकुलेशन बिजनेस कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, स्पेकुलेशन बिजनेस के अंदर अगर कुछ लॉस हुआ है तो वो कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। तो ये तो हमको अच्छे से पता है, सब्सिक्वेंट 4 असेसमेंट ईयर ऑलरेडी गिवन। सो राइट आंसर हो जाएगा चॉइस नंबर डी, राइट। नेक्स्ट, डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए डिडक्शन कितने रुपीस तक है अलाउेबल। तो इसका राइट आंसर होगा चॉइस नंबर ए, दैट इज 5,000, राइट। नाउ बचा 2, एक मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE एंड मैक्सिमम लॉस
मैक्सिमम लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी एलिजिबल फॉर सेटअप एग्नेस्ट अदर इनकम। तो मैक्सिमम लॉस जो है हाउस प्रॉपर्टी के अंदर वो हमको पता है अप टू मैक्सिमम 2 लाख तक सेटअप हो सकता है। तो हमारा ऑप्शन ऑलरेडी ये चला गया है, ये चला गया है और ये चला गया है, और 2 लाख हो गया तुम्हारा ऑप्शन बी का, सॉरी भी का। तो भी का हो गया सी। तो अब बचा कितना 1,50,000। तो इजीली आई भी का राइट चॉइस होगा चॉइस नंबर बी, राइट 1,50,000। तो ऑन ऑब्जर्व डिप्रिसिएशन एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड अप टू मतलब नो टाइम लिमिट गिवन, और लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस इज एलिजिबल फॉर कैरी फॉरवर्ड अप टू 4 असेसमेंट ईयर, हमको ये पता है। देन डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये हमको पता है 5,000। देन मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80EE हमको पता है 1,50,000। एंड ऑल्सो मैक्सिमम लॉस अंडर हाउस प्रॉपर्टी एलिजिबल फॉर सेटअप एग्नेस्ट अदर इनकम, ये भी हमको अच्छे से पता है कि ₹2 लाख तक हम लोग सेटअप कर सकते हैं हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस, राइट। तो इजीली हमको 15 मार्क मिल गया विदाउट एनी मतलब टेंशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। तो लेट्स सी नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सी। स्टेट हो जाए द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 1, when a person stay less than 182 days in India, yet all his income accrued in India is taxable, right? तो हमको 2 बात पता है। तो रेसिडेंट होने के लिए मिनिमम 182 डेज होना चाहिए, और भी हम लोगों को पता है अगर इनकम यार्न accrued और रिसीव्ड इन इंडिया देन ऑल्सो रेसिडेंट इंडिया में होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, राइट। तो इधर चाहे वो लेस देन 182 डेज स्टे किया है इंडिया में, बट येट ऑल हिज इनकम एक्रूड इन इंडिया, तो इनकम इंडिया में एक्रूड हुआ है तो फिर ये इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगा, नो डाउट। तो इसका राइट आंसर होगा ट्रू, ये सेंटेंस ट्रू हो जाएगा, राइट। देन नेक्स्ट, an individual cannot claim 2 residential house property as self occupied। तो हमको पता है कि एक इंडिविजुअल ने मैक्सिमम 2 रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकता है, डीम्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, डीम्ड टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, टू बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, राइट। अगर बट ये बोल रहा है कि अन इंडिविजुअल कैनॉट बोल रहा है, कैनॉट, तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा, तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर III, द टाइम लिमिट फॉर री इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गेन बॉन्ड्स इज अप टू द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द ITR। तो कैपिटल गेन री इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गेन बॉन्ड, ये आपका सेक्शन 54E के अंदर आता है, सॉरी EC के अंदर, सॉरी 54 सेक्शन EC के अंदर आता है, और जो जहाँ पर मैक्सिमम 6 मंथ तक अलाउेबल है, राइट। तो ये बोल रहा है कि द टाइम लिमिट फॉर री इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गेन बॉन्ड इज अप टू द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग द ITR। तो ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाएगा, ये सेंटेंस भी फॉल्स हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ वेरी सीनियर सिटीजन इफ नॉन रेसिडेंट देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज ₹2,50,000। हमको पता है कि अगर इंडिया का सिटीजन होगा और सीनियर सिटीजन होगा तो सुपर सीनियर सिटीजन होगा, या फिर यू कैन से वेरी सीनियर सिटीजन, देन वहाँ पर 5 लाख तक अलाउेबल है एग्जेम्पशन, इनकम टैक्स नील होगा अप टू ₹5 लाख। बट हियर in question given that in case of very senior citizen if non resident then अगर नॉन रेसिडेंट का केस हो जाएगा तो इवन इफ द पर्सन इज सीनियर सिटीजन देन इन दैट केस मैक्सिमम एग्जेम्पशन अलाउेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 विल बी ₹2,50,000।
2,50,000। तो ये सेंटेंस ट्रू हो जाएगा, ये सेंटेंस ट्रू हो जाएगा। और इंडियन सिटीजन होता तो फिर वेरी सीनियर सिटीजन केस में 5 लाख तक एग्जेम्पशन मिल गया होता। राइट नाउ नेक्स्ट, एजुकेशन अलाउंस इज एग्जेम्प्ट अप टू ₹1,000 पर मंथ। नहीं नहीं नहीं, ये सेंटेंस भी फॉल्स है, ये सेंटेंस भी फॉल्स है। राइट नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 1D, फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द ब्लैंक्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट 5 मार्क है, ये यहाँ पर भी मिल जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन दिया है। तो फर्स्ट, रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इज एग्जेम्प्ट अप टू हाउ मच। तो रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन इज एग्जेम्प्ट अप टू हाउ मच, ये भी हम लोगों को पता है, ये भी हम लोगों को पता है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। तो कितना है, मैक्सिमम 5 लाख, 5 लाख रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। राइट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 लाख। सेकेंड, व्हेन माइनर इनकम इज क्लॉब्ड डैश इज अलाउड एज डिडक्शन। तो अगर माइनर इनकम क्लॉब हो रहा है तो कितना मिल जाएगा एग्जेम्पशन, डिडक्शन कितना मिल जाएगा, ये भी हमको पता है 1500 तक एग्जेम्पशन मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो राइट आंसर होगा 1500। राइट, देन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अलाउड ऑन पैटेंट, मतलब पैटेंट मतलब इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट। तो यहाँ पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर 25%, 25%, ये भी हमको पता है, एक्सेप्ट गुडविल, एक्सेप्ट गुडविल, बाकी जितना भी इंटेंजिबल एसेट है वहाँ पर 25% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिल जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। राइट, नेक्स्ट, मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू फाइल इनकम टैक्स ऑडिट या फिर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इज डैश। मैक्सिमम क्वांटम ऑफ पेनल्टी फॉर फेल्यूर टू फाइल टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। तो यहाँ पर हमको पता है कि मिनिमम पेनल्टी होता है कितना, 5,000, और मैक्सिमम होता है 5,000 टू 1,50,000, 1,50,000 जो कि मैक्सिमम। राइट, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1,50,000, 1,50,000। नेक्स्ट, फॉर ए गुड्स कैरेज विथ 7 टन कैरिंग कैपेसिटी इज डैश पर मंथ। तो ये हमको सेक्शन 44AE के अंदर पता है, सेक्शन 44AE के अंदर पता है। तो 7 टन बोला है, 12,000 टन से ज़्यादा होता तो फिर वहाँ पर 1,000 मिल जाता पर मंथ। तो यहाँ पर मिलेगा कितना, फॉर ए गुड्स कैरेज विथ 7 टन कैरिंग कैपेसिटी इज ₹7,500, 7,500। राइट, तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन 1 के अंदर जितना भी MCQ टाइप क्वेश्चन था वो सब कुछ हम लोग अच्छे से सॉल्व कर दिए, बहुत इजी क्वेश्चन आया था। आई होप यू ऑल डिड वेल इन एग्जाम। तो 25 मार्क इजीली हम लोगों को मिल गया विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी हेडेक। तो इजी क्वेश्चन आया था। इसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल द लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। राइट, सो दिस इज इट ऑल अबाउट section A question. So thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.